हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो ये सेशन हमारा आरोहण लाइव जो कोर्स के लिए और यूट्यूब के लिए है। यूट्यूब पे भी ये अपलोड कर दिया जाएगा। तो जिसकी जो भी क्वेरी हो, जो बच्चे लाइव सेशन में कनेक्ट हैं वो अपने डाउट यहाँ भी पूछ सकते हैं, ऐप के ऊपर भी चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यूट्यूब पे जो लोग देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में जो क्वेरी हो पूछ सकते हैं। तो वन बाई वन हम सारी चीज़ें डिस्कस कर ले यहाँ पर। आरआरबी जेई को लेकर जो अभी क्वेरी आ रही है कि सर जोन्स का आइडिया लग गया है, किस जोन में कितनी वैकेंसीज आने वाली है, इसके अलावा कट ऑफ वगैरह का ट्रेंड क्या रहा है, मतलब बेसिकली वो पूछना ये चाहते हैं। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? अभी ऑडिबल है क्या? माइक लगाया नहीं था मैंने, ध्यान से उतर गया। अभी ऑडिबल है? आवाज आ रही है सभी को? पहले आवाज आ रही थी यशवंत? बिना माइक की आवाज आ रही थी क्या? एक बार बताते हैं सब ऑडियो वीडियो सब ठीक चल रहा है, फिर हम शुरू करें। इसके पहले आवाज आ रही थी? ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ आरआरबी जेई को लेकर जो बच्चों की क्वेरी आ रही है, मैक्सिमम तो वो जानना ये चाहते हैं कि सर कौन सी जोन से हमको फॉर्म भरना चाहिए और कहाँ पर थोड़ा सा सेफ हो सकता है कि कट ऑफ वगैरह नीचे आने के चांस हो सकते हैं। बेसिकली वो ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आरआरबी को लेके पैटर्न वगैरह तो मैं बता चुका हूँ कई बार पहले भी कि सीबीटी 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, आरोहण पर बैच में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ। पर जोन और कट ऑफ वगैरह को लेके ज़्यादातर बच्चे पूछना चाह रहे हैं। देखो इसमें सबसे बड़ी बात, यूट्यूब वगैरह पे आपने देखा होगा बिल्कुल वीडियोस की बाढ़ आ गई है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी ज़्यादा है, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कोई भी इंस्टीट्यूट हो बैच वगैरह बना रहे हैं, एकदम वीडियो की बाढ़ आ गई है। कुछ टाइम में आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे ये वैकेंसी सिविल सर्विसेज के लेवल की वैकेंसी हो गई हो। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, ये एक नॉर्मल जॉब है, कोई आप इसको ऐसा मत समझ लीजिए कि नासा की कोई जॉब है। ये एक नॉर्मल जॉब है, पर जिसके लिए भाई जो बेरोजगार है उसके लिए ये जॉब भी जरूरी है। जॉब इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जिसके पास जॉब नहीं है, गैप भी हो गया, भाई फैमिली को भी सपोर्ट करना है तो जॉब चाहिए। पर क्या ये जॉब बिल्कुल बहुत सेटिस्फाइंग नेचर की जॉब हो जाएगी? इसमें वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। आपके जानने में अगर आरआरबी जेई में कोई काम कर रहा हो तो आप पूछिएगा, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये कोई बहुत गवर्नमेंट जॉब जो प्लीजेंट नेचर की सोचते हैं उस तरह का नहीं है, वर्क प्रेशर ज्यादा है। और भी गवर्नमेंट जॉब जो आज से 20-30 साल पहले हुआ करती थी उस तरह का चार्म गवर्नमेंट जॉब में कम हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। और आरआरबी वगैरह में जेई के लेवल पे खासकर या लोको पायलट के लेवल पे वर्क प्रेशर काफी बढ़ा है पिछले कुछ समय में। कुछ ऐसी एजेंसी या कुछ डिपार्टमेंट है इंडिया में अभी जहां ब्रिटिश टाइम के सिस्टम अभी भी चलता है। एक उनमें से रेलवे है, जहां ब्रिटिश टाइम का सिस्टम अभी भी फॉलो होता है। जो सीनियर है वो जूनियर पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना चाहता है। आए दिन आपको कोई मेमो दे रहे हैं, कोई नोटिस दे देंगे, कभी सस्पेंशन की धमकी देंगे, ये आए दिन चलता रहता है। वर्क प्रेशर इस जॉब में है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। पर जो अनएम्प्लॉयड है, वैकेंसी बहुत टाइम से आ नहीं रही, जॉब अच्छा है कि 7-8 हजार जॉब आ गई हैं, तो तैयारी करनी है, पहले ही माइंड मेकअप करके चलिएगा। पर आप एक्सपेक्टेशन इतनी हाई मत पाल लेना कि जॉब मिलने के बाद भी आप डिससेटिस्फाई हो रहे हैं। इतनी हाई एक्सपेक्टेशन मत पालिएगा, ये रियलिटी वगैरह कोई बात करता नहीं है। बस सब ये बात करेंगे इतना ग्रेड पे है, ये पे स्केल होगा, ऐसी जॉब हो जाएगी, ऐसे ऐसे वो दिखाएंगे वीडियो, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। एक नॉर्मल जॉब है, वर्क प्रेशर ज्यादा है, ठीक, उसको ध्यान में रखते हुए नॉर्मल जॉब मान के तैयारी करें। दिमाग पे बहुत हावी मत कर लें कि जॉब मिलने के बाद भी डिसअपॉइंट हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3-4 एजेंसीज अभी भी ऐसी हैं जहां ऐसा सिस्टम फॉलो होता है जो ब्रिटिश टाइम में चलता था। सीनियर जूनियर बहुत चलता है जहां पर। एक आध एजेंसी का नाम मैं बोलूंगा तो शायद एक आध लोगों को खराब भी लग जाए तुरंत ही।
एक तो मैंने आपको रेलवे एग्जाम्पल दे ही दिया, ठीक है। एक आध मैं नहीं कह रहा हूं, 3-4 एजेंसी है जब ब्रिटिश टाइम का सिस्टम फॉलो होता है, सीनियर जूनियर बहुत ज्यादा चलता है वहां, एक उसमें से रेलवे है। क्योंकि आजकल ट्रेंड ऐसा हो गया है कि टीचर भी सारी बातें नहीं बोल सकता है, तुरंत ही लोग जो है उसमें भी जोड़ देंगे उसको उसी और चीज से, ठीक है। जो मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूं, देखो इसमें ये सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा जो क्राउड होगा, सबसे ज्यादा जो भीड़ इस एग्जाम में होगी, जोन की अगर हम बात करें, यूपी और बिहार। कम से कम इस एग्जाम का 50% मिनिमम बता रहा हूं मैं, 50% से ऊपर क्राउड अकेले 2 राज्यों का होगा। तीसरा, अगर इसमें राजस्थान जोड़ दें, एमपी जोड़ दें, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मेन जो भीड़ होगी इसमें नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, मतलब ये आपका बिहार वाला बेल्ट बोल रहा हूं मैं, नॉर्थ ईस्ट में मैं सिक्किम की बात नहीं कर रहा हूं। जो आपका यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बेसिकली जो क्राउड इसमें होगा वो ये जोन का होगा, इस जोन का होगा। गुजरात की भीड़ बहुत नहीं होगी, जो बिल्कुल फार साउथ में चले जाएं, केरल वेरल, वहां बहुत क्राउड नहीं होगा, ठीक है। पर इसमें पॉइंट क्या है कि जो स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट को पता रहता है कि भाई किस जोन में थोड़ी सी कट ऑफ नीचे आ सकती है और वैकेंसीज ठीक ठाक हो। काफी बच्चे ऐसे भी है ना जो उस जोन में जाके एग्जाम देंगे, पर ये पहले ही डिसाइड कर लेना कि भाई बहुत दूर सेंटर भर दोगे, पता लगा जाने में 2 दिन लग रहे हैं, हो आप रहने वाले बिहार के, जोन भर रहे हो केरल, तो ये भी आप देख लेना कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ है, किस जोन में आप भर रहे हो, कहाँ एग्जाम होगा, ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, पॉसिबल है कि नहीं आपके लिए। तो 3 चीजों का बैलेंस आपको देखना है। सबसे पहले आपको देखना है जोन सेलेक्ट करते समय नंबर ऑफ वैकेंसीज उसमें ठीक ठाक हो, नंबर ऑफ वैकेंसीज मॉडरेट हो, बुद्ध की जो थ्योरी है बीच का रास्ता हमेशा बेटर होता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक हो, ट्रैवलिंग डिस्टेंस में आपका टाइम बहुत खराब ना हो, क्योंकि इतना क्राउड ट्रैवल कर रहा होगा उस समय। आरआरबी एनटीपीसी में तो और ज्यादा क्राउड रहेगा, तो आरआरबी एनटीपीसी या जेई में भीड़ तो रहेगी, तो एक तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा आपको ट्रैवल ना करनी पड़ जाए, नंबर ऑफ वैकेंसीज किस जोन में कितनी आ रही हैं, और डिस्टेंस ट्रैवलिंग वगैरह आपको कहां पर कितना करना पड़ रहा है, और कट ऑफ का ट्रेंड वगैरह। तीसरी चीज कि पहले क्या रहा है, लगभग एक अंदाजा लगाना, एग्जैक्ट उतना ही चला जाएगा ऐसा नहीं है, लगभग आइडिया लग जाए। तो 2-3 चीजें बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। यूपी बिहार सबसे ज्यादा भीड़ आपकी यहाँ पर होगी, यूपी बिहार के सेंटर में सबसे ज्यादा क्राउड होगा, ठीक है। बाकी ये मैंने कुछ सेट जो बताए हैं, सबसे ज्यादा क्राउड इन राज्यों के बच्चे सबसे ज्यादा होंगे कंपटीशन में, सबसे ज्यादा क्राउड इन स्टेट के बच्चे होंगे, और इसमें भी सबसे ज्यादा यूपी बिहार, 50% से ऊपर क्राउड तो ये ले जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड वगैरह रिलेटिवली उतनी भीड़ नहीं रहेगी। अब देखो यहाँ पर जो ये सीट्स का ये जोन वाइज जो बाइफर्केशन इसमें दिया हुआ है, जूम तो मैक्सिमम मैंने कर दिया है, एक बार देख लो। बाकी कई जगह लोगों ने पीडीएफ बना के शेयर कर भी दिए हैं। जो जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सिमम सीटें जैसा हम जानते हैं सिविल की होंगी, लगभग 40% सीटें तो सिविल की निकाल दो, तकरीबन 8000 वैकेंसी अगर हैं तो 50% की 40 से 50% के आसपास अकेला सिविल होता है। अभी मैंने देखा भी नहीं है, तब भी बता रहा हूँ, बिना देखे ही बोल रहा हूँ मैं, लगभग इतना तो सिविल ही रहेगा। तो 7-9 कुछ वैकेंसी है ना, देखो 3145 अकेले सिविल है, और उसमें भी सबसे ज्यादा सीटें अगर मैं 5 टॉप 5 अगर ढूंढूं, तो इसमें एक तो सिकंदराबाद, यहाँ सीटें ज्यादा हैं, सिकंदराबाद में सीटें ज्यादा हैं, 428, मुंबई, 2 टॉप 5 निकाल लो इसमें। मैंने बताया वहां जोन सेलेक्ट करना जहां नंबर ऑफ सीट भी ठीक ठाक हो। बिलासपुर 299, बिलासपुर 299, इसके बाद 300 का नंबर तो कहीं नहीं दिख रहा। अजमेर, अजमेर में भीड़ भी रहती है, कट ऑफ भी ऊपर जाती है, नजदीक पड़ता है ना, ये क्राउड वाले एरिया के नजदीक पड़ता है, यहाँ कट ऑफ भी ऊपर जाती है और भीड़ भी, सीटें भी ठीक है, भीड़ भी ज्यादा रहती है इसमें। 284 अजमेर है, तो 200 के ऊपर वाली हम पिक कर लें अगर, तो 5वां हो गया प्रयागराज। देखो इलाहाबाद आ गया इसमें, प्रयागराज 284, 299, 428, 203, 367, और 201 आपका भोपाल मध्य प्रदेश। 200 के ऊपर सीटें यहाँ हैं। अब इसके बाद बाकी लोग, अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सीटें वाला ठीक नहीं है। अब जैसे जम्मू श्रीनगर है, सीटें भले कम है, क्राउड बहुत नहीं मिलेगा,
सीटें भले कम है, क्राउड बहुत नहीं होगा, कट ऑफ भी देखोगे नीचे जाती है। इसके अलावा आप इसमें तिरुवनंतपुरम देखोगे, सीटें 50 ही हैं, कट ऑफ कम रहेगी। सीटें 50 ही हैं, सीटें कम, इसमें भीड़ कम मिलेगी आपको। वही हाल सिलीगुड़ी का है, सीटें 8 ही हैं, पर 8 सीट के लिए रिस्क लेना ठीक नहीं है। इसके अलावा गोरखपुर 94 भीड़ रहेगी इसमें, गोरखपुर भीड़ वाला एरिया है। गोरखपुर, प्रयागराज, यूपी बिहार के सेंटर जो हैं वहां तो क्राउड रहेगा ही रहेगा। पटना में सीटें भी कम है, भीड़ भी रहती है, हालांकि सीटें कम है इस बार। पटना में सीटें कम है, मुजफ्फरपुर, पटना सीटें कम है। तो मेनली अगर सेफ साइड अगर आप देखना चाहो कि सर कंपटीशन थोड़ा सा कम मिले और कट ऑफ ठीक ठाक जाए, तिरुवनंतपुरम में सीटें तो 50 ही हैं, भीड़ कम रहती है, कट ऑफ भी कम रहती है, पर सीटें कम है 50 के हिसाब से देखें तो। कोलकाता काफी लोग ऑप्ट करते हैं, पर कोलकाता में बिहार का क्राउड बहुत जाता है, कोलकाता में बिहार वाला क्राउड बहुत जाता है। तो यही बैलेंस आपको निकालना है कि भाई मेरा ट्रैवलिंग का टाइम बचे, एक तो जहां आप रहते हैं वहां से ट्रैवलिंग का देखो आपको नजदीक क्या पड़ रहा है। यूपी बिहार के सेंटर में सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी, और राजस्थान वाले में अजमेर में भीड़ मिलेगी। ये यूपी बिहार अजमेर ये तो भीड़ वाले सेंटर है ही। बिहार का काफी क्राउड, क्योंकि बिहार में सीटें कम है, कोलकाता बहुत लोग ऑप्ट करेंगे, 159 है कोलकाता, यहाँ काफी लोग ऑप्ट करेंगे। ठीक है, मुंबई में सीटें बहुत दी है इन्होंने इस बार। गुजरात में भी रिलेटिवली क्राउड कम रहता है, 193 है ना अहमदाबाद, 193 सीटें अहमदाबाद हैं। रिलेटिवली कंपटीशन आपको यूपी बिहार की तुलना में अहमदाबाद वाले में कम मिलेगा, अजमेर में ज्यादा कंपटीशन है, अहमदाबाद रिलेटिवली कम रहेगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि परेशान ना हो, ट्रैवलिंग टाइम बहुत ना चला जाए कि उसी में परेशान हो जाओ। तो जोन जहां आप रहते हैं उसके हिसाब से ऑप्ट करनी है। यूपी बिहार कोशिश करें कि मतलब यूपी बिहार में भीड़ सबसे ज्यादा रहेगी, ये मैंने पहले आपको बताया। तो उसके हिसाब से कुछ जोन जो सेफ साइड है, सीटें भी ठीक ठाक हों और ट्रैवलिंग करना भी सही रहे, बहुत आपको दूरी ना पड़े, उसी तरह की जोन ऑप्ट करनी चाहिए। चंडीगढ़ में भी काफी लोग ऑप्ट करते हैं। चंडीगढ़ दिल्ली से नजदीक, एक तो तैयारी वाला बहुत बच्चा दिल्ली में, ऑफलाइन जब कोचिंग ज्यादा ट्रेंड था तो चंडीगढ़ बहुत लोग भरते थे कि दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, चंडीगढ़ चले गए। इसकी भी कट ऑफ वगैरह ठीक रहती थी चंडीगढ़ की भी, पर अब हाल फिलहाल में तो जो पिछला पेपर भी अगर देखे, चंडीगढ़ भी कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। कारण यह है कि दिल्ली वगैरह नजदीक होने के कारण ऑफलाइन का सारा क्राउड यहाँ चला जाता है, चंडीगढ़ में भी। इसमें आपको मुंबई ठीक देखो, 428 सीटें भी ज्यादा हैं मुंबई में, और रिलेटिवली गुजरात और मुंबई की तरफ कंपटीशन रिलेटिवली कम है। बेंगलोर में कट ऑफ बहुत कम जाती है, बेंगलोर में देखो, हाँ ये वाली सीट देखो, बेंगलोर में कट ऑफ काफी कम जाती है, बेंगलोर में कट ऑफ काफी कम जाती है, और पर सेंटर वही है साउथ के लिए, ठीक है। अब किसी को यूपी से बेंगलोर ट्रेवल करना है तो ट्रेवलिंग में बहुत टाइम चला जाएगा। बेंगलोर में कट ऑफ आप देखोगे, पिछले ट्रेंड भी देखोगे तो कट ऑफ बेंगलोर में कम रहती है, और सीटें भी 182 दी हैं, सीटें भी बेंगलोर में देखोगे 182। तो अगर आप कम कट ऑफ की बात करोगे तो एक तो बेंगलुरु है, यहाँ कट ऑफ कम रहती है। तिरुवनंतपुरम में कट ऑफ कम जाती है, पहुंचना ही मुश्किल है ना नॉर्थ। भाई तैयारी में मैक्सिमम क्राउड है नॉर्थ वाला, सेंटर है बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ की तरफ, कारण यही है। यूपी बिहार के नजदीक अगर होता तो कट ऑफ कम नहीं जाती। क्राउड है तैयारी का सब नॉर्थ और सेंटर वाला, और सेंटर बिल्कुल साउथ की तरफ है, तो कट ऑफ का कम होने का रीजन बेसिकली यही है। तो बेंगलुरु है, मुंबई है, अहमदाबाद है, ये कुछ सेंटर थोड़े मॉडरेट। बेंगलुरु तो कम जाती है कट ऑफ, इसमें अहमदाबाद और आपका मुंबई, ये कुछ सेंटर है जो मॉडरेट लेवल पर आएंगे, क्योंकि ये तो सबके लिए कॉमन बात है ना। सारे बच्चे इस बात को एनालिसिस करेंगे कि मुझे क्या सूटेबल रहेगा, क्राउड किस तरफ मूव कर रहा है। बिहार की तरफ का जो क्राउड है ज्यादातर वो कोलकाता सेंटर डालेंगे लोग, बिहार में खुद की सीटें बहुत ज्यादा नहीं है, पटना कम है, मुजफ्फरपुर कम है, ये कोई कोलकाता ही, इसके बाद 159 सीटें बच रही हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा जो बच्चा फॉर्म भरेगा वो भरेगा हाईएस्ट सीटें जहां पर है। मैक्सिमम जो लोग फॉर्म भरेंगे, जितने भी फॉर्म इसमें गिरेंगे देखना, सबसे ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे मैक्सिमम सीटें देखकर। लॉजिकल भी यही है, सबसे ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे मुंबई और सिकंदराबाद, सबसे ज्यादा क्राउड यहाँ का भरेगा फॉर्म, क्योंकि सीट ज्यादा है। तो 50% क्राउड तो सीधे वहीं जाएगा, 50 क्या बल्कि 60-70% इतना क्राउड वहीं जाएगा जहां नंबर ऑफ सीट मैक्सिमम है। हालांकि होना क्या चाहिए, सीटें भी ठीक ठाक हों, डिस्टेंस ट्रेवल भी बहुत ना करना पड़े, बैलेंस बनाकर चलना चाहिए।
पर कुछ भी कहो मैक्सिमम क्राउड वहीं जाएगा ना सीटें ज़्यादा दिख रही हैं। दूसरे नंबर पे लोग ऑप्ट करेंगे घर के नज़दीक वाला। हालांकि 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सीटें भी ठीक ठाक हों, पास्ट में कट ऑफ का ट्रेंड कैसा रहा है और ट्रेवलिंग भी ज़्यादा ना करना पड़े। तीनों चीज़ का बैलेंस निकाल के जो कॉमन वेन डायग्राम बने उस पर जाना चाहिए। ठीक है, मतलब मेरी अपनी सलाह ये है। कट ऑफ का ट्रेंड देखें, जो मुझे जिन सोर्सेज से कट ऑफ पता लग पाई है पिछली, ये है। ये मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा। टेलीग्राम वाला चैनल यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है मेरा वो मिल जाएगा। कट ऑफ लिस्ट में डाल भी दूंगा। तो कट ऑफ अगर देखोगे भाई 5-5 नंबर घटा दो, जनरल ओबीसी एससी में 5-5 नंबर कम कर दो, तकरीबन 5-5 नंबर एवरेज, अगर सारा एवरेज पकड़ के चले लगभग 5-5 नंबर घटाओ। खासकर बेंगलोर देखो, ये है 2019 वाला, ये वाली कट ऑफ है। सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं मैं, अभी 2 की बात नहीं कर रहा हूं। तो सीबीटी 1 की बात कर लें, कट ऑफ अगर सीबीटी 1 का जो कट ऑफ है कितना कितना गया था, पहले ये लिस्ट में देख लें। जनरल सबसे पहले, फिर ओबीसी एससी एसटी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। कम कट ऑफ वाले पे अगर ध्यान रखे, देखो मैं आपसे बेंगलुरु बता रहा था, बेंगलुरु ये है 53 नंबर, जनरल से ही बाकी सबका रेफरेंस मिल जाएगा। 34 नंबर पे एसटी का सिलेक्शन हो गया था, इसमें सीबीटी 1 क्वालिफाई हो गया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं, सीबीटी 1 क्वालिफाई। अजमेर देखो, कम कट ऑफ नहीं है, 63 के आसपास है, कम कट ऑफ नहीं है। 53 के आसपास बेंगलोर गया था। तो 60 से नीचे जिसमें कट ऑफ है उसको अगर देखोगे, जैसे कोलकाता 59, पिछली बार पटना में सीटें ठीक थी, कोलकाता में 59 कट ऑफ थी। इसके अलावा कट ऑफ कम था, देखो केरल 52, केरल में 52 नंबर। और सेफ साइड के लिए, अगर सेफ साइड आप मान के चलो, क्योंकि भैया सीटें जितनी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, क्राउड बहुत ज्यादा अपियर करेंगे, लगभग लोग पेपर देंगे, इसमें आप मान के चलो बिल्कुल, अगर श्योर शॉट आप बोलोगे सर मैं उम्मीद करूं कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, किसी किसी जोन में 79 तक भी कट ऑफ चला गया था। देखो यहाँ पटना वाले में 79 कट ऑफ चली गई थी। पर इसके अलावा बाकी सब में अगर देखोगे 75, रांची गया था 75 के नीचे है, बाकी सारे 75 के नीचे हैं। पटना खाली 79 गया था, बाकी सब 75 के नीचे। तो अगर आप कंफर्म बोलें कि सिलेक्शन सर हो जाएगा, 1-2 सेंटर ऐसे होंगे, खासकर यूपी बिहार वाले, 1-2 सेंटर ऐसे होंगे यूपी बिहार वाले जहां कट ऑफ 80 तक को टच करेगी, जो मेरा अंदाजा है। भीड़ रहेगी और कट ऑफ कम की तो उम्मीद मुझे नहीं। यूपी बिहार खासकर सेंटर जो होगा 80 तक भी टच कर सकता है। बाकी जोन के लिए 1-2 जोन में आप देखोगे यहां तक टच कर जाएगा, 75 से 80 के बीच। अगर मैं बोलूं जितनी जोन है, 1 से 2 जोन आपको मिलेंगी जहां कट ऑफ इसके बीच चला जाएगा। बाकी मॉडरेट जो है, मॉडरेट आपका 67 से 72 ये रेंज रहेगी सेंटर टू सेंटर। मीडियम लेवल पे 1-2 सेंटर होंगे जो 75 से 80 कट ऑफ टच करेगा। जोन, एक जोन की बात कर रहा हूं। कुछ जोन होंगी मीडियम लेवल पे, ज्यादातर जोन इस रीजन में रहेंगी, और कुछ होंगे बिलो 60। तीन जोन में आप कैटेगराइज कर दो। कुछ जोन, 1 या 2 जोन 75 से 80 टच करेगा, इसमें भी यूपी बिहार का चांस ज्यादा है। ज्यादातर आपकी मैक्सिमम जो लिस्ट है पूरी, वो इसी रीजन में, इसी रेंज में रहेगी, 67-72 के बीच। और 2-3 ऐसे जोन होंगे, जैसे केरल हो गया, या साउथ वाले कोई होंगे, या नॉर्थ ईस्ट वाला कोई होगा। साउथ या नॉर्थ ईस्ट, मुंबई में भीड़ ज्यादा जाएगी, तो वहां पर 60 से कम, 75 से 80 1-2 में, 60 से नीचे 2-3 जोन में, लगभग इतना मान सकते हैं आप। ठीक है, तो जो रीजन ये दे रहे हैं उस रीजन के हिसाब से मेरा ये मानना 3 कैटेगरी में बटेगा। ये आपको 1-2 में देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर भी 79 एक ही में है, 75 एक में है, बाकी ये 1-2 में ये देखने को मिलेगा, ज्यादातर में ये मिलेगा। और कुछ ही सेंटर, 2-3 सेंटर जहां पे 60 से नीचे रहे मामला। मतलब मेजोरिटी आप मानकर चलें, ये वाला मेजोरिटी कट ऑफ जनरल का ये रहेगा। और उसके बाद ओबीसी 5 नंबर घटा दो, ओबीसी से 5 नंबर कम एससी और 5 नंबर कम एसटी, इसी हिसाब से कैलकुलेट करके चलो। एसटी में कहीं कहीं गैप और ज्यादा आता है, किसी रीजन में एसटी में गैप और ज्यादा भी आ जाएगा। जैसे 34 पे ही सिलेक्शन हो गया था, या देख रहे थे,
बेंगलोर वाले में 34 पे क्वालिफाई हो गया। ठीक है, मेरा अंदाजा ये है। पर आप ये सोचो कि जनरल कैटेगरी में 50-55 नंबर पे हो जाएगा तो बहुत कम चांस है फिर, क्योंकि इसमें सीबीटी 1 में तो ऐसा कुछ पूछ भी नहीं रहा है। सीबीटी 1 में तो आपका मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स में एप्टी वाला पार्ट सब कर लेंगे। इसमें ध्यान रखना जो 10th के मैथ्स के कुछ टॉपिक हैं, खासकर ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये एरिया लूज मत करना। ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये 3 टॉपिक मैथ्स के जो हैं ये पूछेगा। बाकी एप्टी का एरिया ज्यादा, एप्टी का पार्ट ज्यादा है। एलसीएम एचसीएफ भी एप्टी में ही मान लो, एलसीएम एचसीएफ तो एप्टी में ही आ जाता है कई जगह। पर जो कोर मैथ्स वाला है, ट्रिगो, मेंसुरेशन, स्टैट्स, ये मैथ्स का पार्ट है। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ, बाकी रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, वो सब रहेगा। रीजनिंग आपका जो बाकी एग्जाम में आता है वही। ये हो गया 55 नंबर का, तो ये दोनों 45 मार्क्स का कोर जीएस। कोर जीएस के लिए किताब की जरूरत नहीं है, आरोहण पे जितना मैंने कराया है बहुत है। जो आरोहण पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जीएस, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए, और यहाँ लेवल बहुत हल्का रहता है। आरोहण पर जो आरआरबी का बैच है, मैंने बताया था 2 तरह के बैच हैं। एक आरआरबी नॉन टेक ओनली, नॉन टेक ओनली में आपका एप्टी, रीजनिंग, जीएस, और एक है फुल कोर्स, आरआरबी फुल कोर्स। फुल कोर्स में आपका टेक नॉन टेक दोनों है। आरआरबी फुल कोर्स में टेक प्लस नॉन टेक। अब एक समस्या देखो ये रहती है, जितने फॉर्म आते रहते हैं हर बार आप पैसे खर्च करके अलग अलग बैच के पीछे भागते रहते हो, और ये सबको पता है, जो कोचिंग चला रहे हैं उनको ही पता है। तो यूट्यूब पे तुरंत बाढ़ आ जाती है वीडियो के, अब ये बैच, अब वो बैच, क्योंकि आप सिर्फ थंबनेल पोस्टर देख के बैच खरीदते हो। तुम मुझे बताओ, जो एसएससी जेई का पढ़ोगे और जो आरआरबी जेई का पढ़ोगे अलग हो जाएगा क्या ये? अब फिर एसएससी जेई का आएगा कुछ दिन बाद, फिर अलग से बैच खरीदोगे। मैं फिलहाल क्लियर कर दूं, आरोहण पर जो बच्चा एसएससी जेई के बैच में है या वो आरोहण के किसी भी बैच में पढ़ रहा है, नॉन टेक उसको पूरा अवेलेबल है, दोबारा बैच के पीछे नहीं भागना। मैं खुद मना कर रहा हूं। आरोहण पर जो बच्चा किसी भी बैच में पढ़ चुका है, जीएस पूरा मैं पढ़ा रहा हूं, लाइव करना है तो लाइव फिर चल रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज बैचेस में ऑलरेडी मैं ऐड कर देता हूं, करंट अपडेशन भी ऐड कर देता हूं। मैं नहीं चाहता कि दोबारा आपका किसी बैच के नाम पे दोबारा पैसा खर्च हो। जो बच्चा आरआरबी जेई में एनरोल कर रहा है उसको मेरे से पूछने की भी जरूरत नहीं है, एसएससी जेई के लिए सेम ये काम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट भी मैं सिविल पूरा करवा रहा हूं, मैकेनिकल कोशिश कर रहा हूं पूरा हो जाए। सिविल मैकेनिकल तो कोशिश कर रहा हूं पूरे टेक्निकल दे दूं मैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल में भी कोशिश है 8 सब्जेक्ट तक हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5-6 तक करा पाऊंगा अभी। दिसंबर से पहले अगर कहोगे, सिविल मैकेनिकल तो 1 महीने में पूरा करा दूंगा मैं। इसमें एक आध सब्जेक्ट की गारंटी नहीं बोल सकता, लगभग पूरा करा दूंगा। तो एसएससी जेई का भी काम आ जाएगा, आरआरबी जेई बैच फुल कोर्स। तो फुल कोर्स ही नए बच्चों को मैं बोलूंगा, जिससे वो टेक्निकल भी एक ही बार में कवर करें। अब सिंगल सब्जेक्ट खरीदेंगे, जितने में 3 सब्जेक्ट की फीस दोगे, उससे कम में तो पूरा बैच ही अवेलेबल है। ठीक है, जो करना चाहे करे, नहीं करना चाहे नहीं करे, पर सीधी सी बात है, जो सिंसियर बच्चा है वो ज्वाइन करे, क्योंकि बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई हुई चीजें हैं, कोई आलतू फालतू बात नहीं, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड। टेक्निकल भी, नॉन टेक भी। टेक्निकल में ही मैंने सब्जेक्ट, उनके पीडीएफ और क्वेश्चन प्रैक्टिस सब ऐड करवाया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज फिलहाल जो मैं वर्क कर रहा हूं, जिस पर नॉन टेक की टेस्ट सीरीज में रेडी कर रहा हूं, सब्जेक्ट टेक्निकल करवा रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करवा रहा हूं, पीडीएफ डलवा दी है। टेस्ट सीरीज जो मैं खुद बना रहा हूं, मैं नॉन टेक का रेडी कर रहा हूं, तो टेस्ट सीरीज भी आरआरबी के दोनों बैच में रहेगी। टेस्ट सीरीज अलग से भी अवेलेबल है कि किसी को नहीं बैच करना, कोई कहीं और ज्वाइन कर चुका है, किसी को कहीं और बेटर लग रहा है पढ़ाया गया है, किसी को केवल टेस्ट सीरीज करनी है, तो टेस्ट सीरीज भी अलग से प्रोविजन कर दिया है। और टेस्ट सीरीज में जो हमारे पास पुराने सॉल्व पेपर करा रखे थे मैंने, वो सब पहले ही दे दिए हैं। आरआरबी टेस्ट सीरीज अगर देखोगे, वो एसएससी के लिए भी काम आ जाएगी। तो जो मैंने पेपर वगैरह सॉल्व कराए हैं, सॉल्व पेपर, पिछले साल के टेस्ट सीरीज, वो भी उनको दे दिया है। और नए 10 टेस्ट ऐड करने हैं, वो मैं इस पे काम कर रहा हूं अभी। 10 नए टेस्ट जो ऐड करने हैं मुझे नॉन टेक वाले, इस पे वर्क कर रहा हूं मैं। तो टेस्ट सीरीज केवल टेक्निकल मैंने अभी नहीं सोचा है, बाकी सारा इसमें ऐड कर दिया है। टेक्निकल सब्जेक्ट करवा रहे हैं, नॉन टेक पूरा, नॉन टेक के टेस्ट भी, और जो पिछले सॉल्यूशन करवाए थे, पेपर पर दिए थे, वो भी पूरा। काफी कंटेंट टेस्ट सीरीज में भी डाल दिया है मैंने ऑलरेडी, अगर आप देखेंगे आज तो काफी कंटेंट उसमें ऐड हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो जिसकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, या अभी लाइव में जो बच्चे कनेक्ट हैं वो पूछ लें। और ये फीस वगैरह की जो बात है, या टेक्निकल सब्जेक्ट की बात है, मैंने पहले ही बताया था, सब्जेक्ट रेगुलर डेली अपडेट होते चल रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि कोई पुराने लेक्चर हैं, आरोहण को स्टार्ट हुए 1 साल 1 महीना हुआ है अभी, तो पुराने लेक्चर का मतलब ही नहीं है। पूरे प्लेटफॉर्म पे जो लेक्चर हैं वो 1 ईयर के अंदर अंदर कराए गए हैं। और टेक्निकल अभी जो चल रहा है लाइव, बता दूं मैं, लाइव अभी चल रहा है आरआरबी बैच में भी, बीपीएससी एई बैच में भी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लाइव चल रहा है। लाइफ साइंस हमने इस महीने के शुरुआत में कंप्लीट किया है। तो जनरल साइंस आपका बीपीएससी में भी आएगा, एई में, आरआरबी में भी आएगा। ये पहले मैंने कवर कर दिया कि जब तक फॉर्म भरना शुरू हो उससे पहले ही काफी चीजें हम कंप्लीट कर दें, क्योंकि फॉर्म आने में और पेपर होने में बहुत लंबा टाइम क्या पता ना मिले। अगर हम फॉर्म के हिसाब से बैच शुरू करने लगेंगे तो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं स्टार्ट अर्ली, जब भी तैयारी करें। अभी झारखंड पीएससी का चल रहा है, एक वो असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर का फॉर्म आया है, फॉरेस्ट रेंजर का भी आया हुआ है। तो मैंने अभी उसमें देखा, आज मैंने सुबह डिस्कशन किया है उस एग्जाम स्कीम के बारे में। टेंटेटिव डेट उन्होंने 18 अगस्त दे रखी है। फॉर्म अभी कल से ओपन होगा भरने के लिए, और 20-25 दिन के अंदर वो कह रहे हैं हम प्रीलिम्स कराएंगे। टेंटेटिव डेट दिया है हालांकि, पर 20-25 दिन में बोल रहे हैं। तो मान लो अगस्त में नहीं भी कराएंगे, सितंबर में मान लो करा लेंगे। तो आजकल वो ट्रेंड जो था पहले कि 4-4 महीने डेट मिल रही है एग्जाम के लिए, वो ट्रेंड अभी है नहीं। अब अगर आप एक एक फॉर्म को फॉलो करने लगोगे तो बात नहीं बनेगी। मैं हमेशा कहता हूं कॉमन सब्जेक्ट पहले पढ़ के रख लो, खासकर जीएस, एफटी, रीजनिंग। हर बार बोला है मैंने, एक एक फॉर्म देखकर तैयारी करना शुरू करोगे, टाइम ही नहीं मिलेगा, एग्जाम आ जाएगा। फिर पैनिक में पढ़ोगे, सर अब कैसे करूं मैं। तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं, मैं 1 महीने में बोल दूं सारा हो जाएगा। हम लगातार इस पे वर्क करते रहते हैं। मैं फॉर्म देखकर नहीं पढ़ाता हूं कभी, लगातार बैच चलता रहता है, आप कवर करते चलिए उसको। और जितने आरोहण के स्टूडेंट है जिनका मेरे पे फेथ है, जब तक फॉर्म आता है 50% से ऊपर काम खत्म हो चुका होता है। सीजीपीटीएम में भी आपने देखा होगा, एसएससी जेई में भी देखा होगा, आरआरबी में भी देखेंगे। काफी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। तो लाइफ साइंस ऑलरेडी कंप्लीट, फिजिक्स केमिस्ट्री 50% के आसपास हो गया है। 8-10 दिन में ये भी नहीं पड़ जाएगा, 10 दिन के लगभग। इसके बाद शुरू करूंगा मैं पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होगा। तो मान लेते हैं कि अगले 1.5-2 महीने में 4 सब्जेक्ट लाइव होंगे। तो जो पिछला बैच दिसंबर में खत्म हुआ था उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी दे दी है मैंने। लाइव में सारे 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा, पर अगर आपका पेपर 3 ही महीने में हो जाए तो 3 महीने में तो 8 सब्जेक्ट लाइव नहीं पढ़ सकते। तो लाइव में 4 और रिकॉर्डिंग से 4 कर लो। जो दिसंबर में बैच खत्म हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग भी दे दी है। करंट अफेयर मैंने मई तक का क्या, जुलाई तक का अपडेट कर दिया है। अभी क्वेश्चन कराए थे कुछ दिन पहले जुलाई तक के। तो मैं खुद ही 2 कदम आगे चल रहा होता हूँ एग्जाम को ध्यान रखते हुए। ठीक है। और मेजोरिटी बच्चा आरोहण पे ऑलरेडी इनरोल्ड है, जो आरआरबी वगैरह की पढ़ाई शुरू कर चुका है, महीना भर लगभग होने वाला होगा। तो इतना एडवांटेज तो उनको मिल ही गया। तो कंपटीशन में इसी बात का एज है, कौन पहले शुरू करेगा तैयारी। ठीक। टेक्निकल में जो चल रहा है मैं आपको बता दूं, सर्वे अभी खत्म हुआ है कल। सर्वे सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लूं पहले मैं। सिविल इंजीनियरिंग में 6 के आसपास सब्जेक्ट पहले से अवेलेबल थे। फ्लूइड, सोम, मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, स्ट्रक्चर, ये सब पहले से अवेलेबल था। सर्वे अभी कल कंप्लीट हुआ है। आज इसमें बीएमसी स्टार्ट हुआ है। बीएमसी का वेटेज ज्यादा रहता है बीपीएससी में भी, आरआरबी में भी। तो बीएमसी आज स्टार्ट हुआ है। 6-7 सब्जेक्ट तो पर सीपीएम वाला भी कंप्लीट है। तो 6-7 सब्जेक्ट हो चुके हैं सिविल के, बीएमसी आज स्टार्ट हो गया। इसमें ज्यादा बचा नहीं है। इसमें हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन बचा है, आरसीसी भी हो गया है, आरसीसी भी हो रखा है इसमें। 1-2 सब्जेक्ट बस इसमें मेन बचेंगे बीएमसी होने के बाद। मेजॉरिटी एरिया हो गया। मैकेनिकल के अंदर जो सिविल के कॉमन सब्जेक्ट हैं वो हो चुके हैं। अभी इसमें आरएसी खत्म हो गया है। आरएसी खत्म हो गया, आज से 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं। आईसी इंजन आज से स्टार्ट हुआ है, आईसी इंजन, और दूसरा पावर प्लांट, क्योंकि इन दोनों का वेटेज एई जेई पेपर में ज्यादा रहता है। और जो ये मैं करवा रहा हूं ये ध्यान में रख के कि एसएससी जेई के लिए भी कॉमन हो जाए। आरआरबी बैच जो ज्वाइन कर रहा है दोबारा से उसको एसएससी के पीछे ना भागना पड़े, एक ही बैच से दोनों काम हो जाए। टेक्निकल ये भी मेरा रीजन है पूरे ऐड करवाने का। और जितनी फीस में जितना कंटेंट ऐड हो रहा है वो भी आप कंपेयर कर सकते हैं। नए सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा हूं मैं, सब नए सब्जेक्ट डेली बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप कॉस्टिंग निकाल लीजिएगा, बैच महंगा या सस्ता है। ठीक है। क्योंकि एक आध बच्चे ने कंपैरिजन कुछ भेजा था मुझे कॉस्ट का, और मुझे पता भी नहीं कौन कितने पे लॉन्च कर रहा है, कोई कम हो या ज्यादा हो मुझे आइडिया नहीं है। आरोहण पे जो कॉस्टिंग आ रही है, जो मिनिमम मैं कर सकता हूं, मैंने ऑलरेडी कर रखा है उसको। आईसी इंजन, पावर प्लांट, इसके अलावा मटेरियल साइंस और थर्मो। थर्मो 50% के आसपास खत्म हो चुका है। टीचर की अवेलेबिलिटी कुछ दिन से नहीं थी, अब वो अवेलेबल हुए हैं। अगले 10 दिन में थर्मो खत्म हो जाएगा। मैकेनिकल का मटेरियल साइंस 8 लेक्चर इसके भी हो चुके हैं, ये भी 10 तारीख से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो आईसी इंजन, पावर प्लांट आज स्टार्ट हुआ है, आरएसी कंप्लीट।
थर्मो मटेरियल साइंस हफ्ते 10 दिन के अंदर दोनों रेडी हो जाएंगे। ये 50% हो चुका है, इसके 8 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। ईसी इलेक्ट्रिकल वगैरह में, ईसी में डिजिटल हमारे पास अवेलेबल है, कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है। ईसी में ज्यादा लेक्चर आरोहण पर नहीं है, कंट्रोल और डिजिटल 2 सब्जेक्ट अवेलेबल है। तीसरा आज नेटवर्क स्टार्ट कराया है, क्योंकि नेटवर्क आपका ईसी इलेक्ट्रिकल दोनों में अवेलेबल है। नेटवर्क स्टार्ट कराया है आज से, पहला लेक्चर आज पढ़ जाएगा इसका, क्योंकि बेसिक ही है ईसी इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए। आज नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल में 5-6 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिकल में 5-6 सब्जेक्ट हैं, नेटवर्क आज शुरू होगा, ये आपका ईसी इलेक्ट्रिकल दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो फोल्डर देख सकते हैं, जो चीज आपके मतलब की हो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें करना या नहीं करना। पर नॉर्मल एग्जाम नॉर्मल मान के चलें, एफर्ट अपना पूरा करें, पहले ही क्लियर रखें भाई जिस जॉब के लिए मैं जा रहा हूं, अगर मुझे इसके लिए फाइट करनी है। अब कोई कहे कि सर मेरा लेवल तो ईएस का था, तो फिर जेई क्यों देना है? किसी को लग रहा है कि मुझे आईआईटी से एमटेक करना था या मुझे ईएस देना है, तो फिर उसके लिए तो जेई नहीं है, फिर वो यहाँ पे डिसअपॉइंट हो जाएगा अगर उसके इतने बड़े ड्रीम है तो। और किसी को लग रहा है सर गैप बहुत हो गया, जॉब मिल जाए, जेई तो बात की बात है, गेट ईएस छोड़ो, मुझे कोई जॉब मिल जाए, उसको तैयारी करनी चाहिए। तो ये सवाल अपने आप से पूछना है कि भाई आपको लेवल लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैंने क्लियर कर दिया एक नॉर्मल जॉब की तरह माने, आप इसको ईएस से मत कंपेयर करने लग जाइए, क्योंकि यूट्यूब पे देख के आपको लग रहा होगा कि लग रहा है नासा में जॉब मिल रही है, एक नॉर्मल जॉब की तरह है, वर्क प्रेशर भी अच्छा खासा है इसमें, ठीक है। ये सब बातें आपसे कोई कहेगा नहीं कि एग्जाम आ रहा है और कोई कह दे कि टफ जॉब है। मैं इसलिए साफ साफ बोल रहा हूं, रियलिस्टिक रहिए, अननेसेसरी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत पाल लेना कि सर मैं तो यूट्यूब पे देख के गया था, इतना हाई फाई बताया गया था, यहां तो मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूं। ये सब नहीं होना चाहिए, पहले ही क्लियर रखिए माइंड, करना है कि नहीं करना। अब अगर तैयारी करनी है तो अब जितना भी टाइम हो चुका है, कई लोग फॉर्म देखकर शुरू करते हैं, तो अब लग जाना पड़ेगा तैयारी में। अब पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि टाइम तो हमेशा ही कम है तैयारी के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होता कंपटीशन में कि आप कह दे मैं 100% रेडी हो गया हूं। जितना समय देंगे उतने उसके हिसाब से रिजल्ट रहेगा। और बार बार मैं इस बात को बोलता हूं कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा आपके मोबाइल फोन का, सोशल मीडिया का, और वो एडिक्शन है। ये एक इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि यूथ को हमेशा इन चीजों में उलझाए रखो। यूट्यूब पे रील बना के पैसा मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे पैसा मिल रहा है, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। विश्वगुरु तो बाद में बनेगा, इसके यूथ को उलझा दो इसी में। जो पीक टाइम है, प्रोडक्टिव काम जिस एज में हो सकता था, यूथ को बर्बाद कर दो इसी में। एक होता है सामने फ्रंट पे वॉर लड़ना, एक वॉर लड़ना होता है प्रॉक्सी वॉर, कि यहाँ के यूथ को ही नकारा कर दो, बेकार कर दो, और यूथ क्या जो ओल्ड एज है वो भी लगे इसी काम में। सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल चीज है लाइफ में वो टाइम है। जो प्रोडक्टिविटी उसकी होनी चाहिए वो टाइम आप इन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं। और ये कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसमें कोई ना कोई बड़े कंट्री का हाथ निकलेगा कि आपको सोशल मीडिया पे लगे रहिए, पैसा मिल रहा है उसके लिए। तो छोटे बच्चे हों, लेडीज हों, बूढ़े हों, बड़े हों, सब उसी में लगे हुए हैं, चैनल बना के प्रमोट करने में, रील बनाने में। मेरे से कभी किसी ने कहा कि सर यूट्यूब में सब्सक्राइबर या व्यू बढ़ाने की बात कुछ बोली। मैंने क्लियर कह दिया मुझे जरूरत नहीं है। जो भी यूट्यूब चैनल पे आया हो, आरोहण पर आया हो, अपने आप आया होगा, मैंने नहीं बोला कभी किसी को। ना मेरे कभी किसी वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब, कभी ये वर्ड सुनोगे मैं कभी यूज ही नहीं करूंगा, ना मुझे जरूरत है। कुछ लोग होंगे शायद पहली बार देख रहे होंगे या पहली बार इंटरेक्ट कर रहे होंगे। मैंने लाइफ में नेम फेम मनी जो हो सकता था टीचिंग करियर में, उसका पीक देखा हुआ है। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है, कोई पहली बार इंटरेक्ट करता है तो मुझे सलाह देता है सर चैनल ग्रो करिए। मैं यूट्यूब पर डिपेंडेंट नहीं हूं कि मेरे यूट्यूब से कोई घर चलेगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे इवन में अगर मैं बोलूं क्लास करने की, मुझे उसकी भी नीड नहीं है। मैंने जो टॉप प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, नेम फेम मनी सब देखा है, मुझे जरूरत नहीं है। और टीचिंग मेरा क्योंकि पैशन है, मुझे पसंद है टीचिंग, इसलिए मैं करता हूं। पॉइंट समझिए। और जो ये बार बार बात आती है कि मतलब अगर आप देखिए किसी एवरेज पर्सन से पूछिए मैक्सिमम टाइम उसका किस में जाता है, घूम फिर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोबाइल में, और मोबाइल में भी उन चीजों में जिसका उसकी लाइफ में कोई यूज नहीं है। तो जब भी आप किसी भी चीज में टाइम दे रहे हो, जब भी आप किसी भी चीज में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, सबसे पहले देखिए वर्थ है कि नहीं। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनको बड़ा सक्सेसफुल आप मानते हैं, वो अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते आलतू फालतू चीजों में। टाइम को वो कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्टिव है कि नहीं, ये टाइम मैंने इतना इस चीज के लिए दिया, वर्थ है कि नहीं। आप जो भी देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी वीडियो देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, आप देखिए वो वर्थ है कि नहीं। क्या उसका कुछ आउटपुट निकला, कुछ प्रोडक्टिव हुआ, कुछ लाइफ में चेंज आया।
दो चीजें मुझे लगती है कि लोगों के लिए बड़ी जरूरी है। एक तो मैक्सिमम आप मोटिवेशन के वीडियो देखते हो, पता नहीं क्या मोटिवेशन। अरे करियर गोल आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। करियर में क्या करना है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कोई चाबी थोड़ी है घुमाएगा तो बंदर की तरह नाचने लग जाएंगे, मोटिवेट हो गए। मैक्सिमम और जो आपको अच्छा लगता है वही बाढ़ आ जाती है यूट्यूब पे वीडियो की, और जो मोटिवेट कर रहे हो खुद ही फ्रस्ट्रेट है। फालतू चक्करों में मत पड़ो। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए आप खुद हो मोटिवेटर। 10 मिनट लाइट बंद करके कमरे में ध्यान से बैठ जाओ, अपने आप से पूछो, सारे जवाब तुमको अपने आप से मिल जाएंगे। कोई जरूरत नहीं किसी पीछे भागने की। किसी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना चाहिए कि बाद में आप चीटेड फील करो या बिट्रेल फील करो कि मैं किसी को ब्लाइंड फॉलो कर रहा था और धोखा हो गया। अपना दिमाग लगाइए, भगवान ने दिमाग दिया, अपनी बुद्धि लगाइए। ठीक है। दो चीजें और मैं आगे जाके जो भाई मुझे जो लाइफ में मान लो अचीव करना था मैंने कर लिया। मैंने बताया नेम फेम मनी मैं उसके पीछे मुझे जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आरोहन जो रन कर रहे हैं, आरोहन की जो मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, स्टाफ को पे करना, टीचर को लाना, जो आप डिमांड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आरोहन चल रहा है। क्योंकि उसको सस्टेन करना है। मैक्सिमम चीजें जो मेरा कंटेंट है फ्री में दे ही देता हूं। पर पॉइंट क्या है कि अगर सस्टेन करना है मुझे, इसको 2-4 साल 5 साल आगे चलाना है, तो फिर मुझे कुछ तो बेसिक चीज रखनी पड़ेगी। और अगर पूरा फ्री हो जाएगा जिस दिन, तो आप उसकी वैल्यू भी नहीं करेंगे, ये भी कंफर्म है। ये ऑलरेडी फी बहुत नॉमिनल है। जिसने भी आरोहन पे पूरा कोर्स किया है वो बता देगा कंटेंट के मुकाबले फी बहुत नॉमिनल है। और जिस दिन मैं इसको जीरो कर दूंगा, पूरा फ्री यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसकी वैल्यू कोई नहीं करेगा, सारा पढ़े होने के बाद भी। ठीक है। दूसरी बात, अब एक जो मेरे दिमाग में आ रहा है आगे जाके, अभी तुरंत इमीडिएट नहीं, दो चीजों की डिमांड बच्चे बहुत करते हैं कि सर एक तो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी, कमाना और सही पैसे का सही यूज कैसे होना चाहिए। अब जो पुराने लोग जानते हैं वो काफी डिमांड करते हैं कि सर इसके बारे में कुछ कराइए। काफी बच्चे जॉब में आ चुके हैं, वो पूछते हैं कि सर फाइनेंशियल प्लानिंग का बताइए। आप हमेशा कहते थे कम एज में किस तरह से प्लान करना चाहिए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चों को बताए, वो कराते नहीं है। उल्टा यूट्यूब पे वीडियो देखोगे 10,000 से बनाए 10 करोड़, मजाक चल रहा है, कोई जंबो सर्कस चल रहा है। ये नहीं बताएंगे गंवाए कितने। कोई ऐसा शेयर मार्केट में एक आदमी नहीं होगा बिना लॉस किए जो राजा बन गया हो। और शेयर मार्केट ठीक है या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ठीक है, वो एक अलग दुनिया है पूरी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक तो ये चीज जरूरी है। दूसरा मुझे जो लगता है बहुत जरूरी है, एथिकल एंड मोरल वैल्यूज। एक इसकी बहुत जरूरत सोसाइटी में, जो आजकल सोसाइटी में देख रहे हैं कि लोगों में एरोगेंस बढ़ रहा है। सोशल मीडिया में कोई किसी को कुछ भी बोल दे रहा है, सामने वाला व्यक्ति कितना ही जेन्युइन हो, पर कोई आएगा कमेंट में कुछ भी बोल देगा। वो देखेगा यदि पेरेंट्स के लिए कह रहा है, टीचर के लिए कह रहा है, कोई लिहाजी किसी का नहीं। रोड रेज के मामले देखते हैं, रास्ते में लड़ाई झगड़ा कर ले रहे हैं, छोटे बड़े को नहीं देख, आए दिन न्यूज में घटनाएं देखते हैं। ठीक है। कोई एज डिफरेंस की वैल्यू नहीं कर रहे। तो स्कूल सिस्टम में ये दो चीजें ऐड करनी चाहिए, एथिकल मोरल वैल्यूज, फाइनेंशियल लिटरेसी। समाज में जो समस्याएं आपको ज्यादा दिख रही हैं, भाई लोगों में एंगर क्यों बढ़ रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत लोग कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेस का कारण लेती है। कहीं ना कहीं वो गुस्से में निकलता है, ऑफिस में परेशान है, बॉस से परेशान है, मैनेजमेंट नहीं कर पाते। और तीसरी चीज इसके अलावा अगर मैं कहूं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट। तीसरी चीज जो यूथ को बहुत जरूरत है, ये डिप्रेशन, नर्वसनेस, फ्रस्ट्रेशन, इससे बचाने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसमें आपका एंगर मैनेजमेंट वगैरह सब आ जाता है। 2-3 चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है। तो आगे जाके मेरा प्लान है कभी अब इस पे कोई शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ काम वर्कआउट करूंगा मैं किस तरह से करें। क्योंकि अब जिम्मेदारी क्या है कि भाई जब 40 हम क्रॉस करने लगे हैं तो अगली जनरेशन के लिए हमें कुछ करना चाहिए। 25 से 35 की एज मैं मानता हूं, कोई 22-23 में कोई अगर कोई जॉब लग जाए, 35 तक की एज ये होनी चाहिए आपको खुद को अपना करियर ग्रो करने के लिए। 35 तक आपको 10 साल लगता है अपने काम को एक्सपर्टीज करने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और स्किल डेवलप करने के लिए, क्वालिटी वर्क आप कर पाए उसके लिए। 35 तक मेरा ये मानना है। 35 आते आते आपको अपना कोई काम अगर शुरू करने का प्लान है तो 35 से 45 के बीच में आप अपने किसी काम पे, अगर आपको बिजनेस में आना है, अपना कोई वेंचर ओपन करना है तो उसमें लगे। सबसे पहले कोई बिजनेस भी करना है तो उसका अनुभव जरूरी है, 5-7 साल काम करना चाहिए, एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, फिर अपना बिजनेस करना चाहिए। तो 35 तक आते आते अपना वेंचर अगर प्लान है और मतलब बिल्कुल बेसिक से उठे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट बैकग्राउंड से नहीं था, तो 10 साल आपने अपना सेविंग किया, कुछ अर्न किया, 35 के बाद अपने वेंचर पे काम करना चाहिए। 45 के बाद फिर 40-45 तक आते आते कोशिश करनी चाहिए अगली जनरेशन को सिखाना।
अगली जनरेशन को सिखाइए, कम से कम 5-10 साल अगली जनरेशन को तैयार करने में देना चाहिए। और 50 जब क्रॉस करने लगे फिर आपको अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, अपना रिटायरमेंट एंजॉय करना, फिर उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। रिटायरमेंट को मैं 60 साल नहीं मानता हूँ, मेरी डेफिनेशन में तो 40 साल रिटायरमेंट एज है। तो रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को गाइड करना, अवेयर करना, जो आपको लगता है कि भाई लोगों को आपसे ज़रूरत है वो हेल्प करनी चाहिए। और 50 के बाद मैक्सिमम टाइम अपना पर्सनल लाइफ, 40-50 जो भी आपका 10 साल का अंतर, को 40 मानता को 50 मानता, घूमना है, एंजॉय करना है, फैमिली को टाइम देना, फिर वो होना चाहिए। तो ऐसा कुछ प्लानिंग होनी चाहिए चीज़ों की, ठीक है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, पर पॉइंट है कि आप उसको शेप कैसे करते हो, उसको शेप कैसे करते हैं आप। अनप्लान्ड होगी तो हमेशा प्रेशर में रहोगे, चाहे कितना ही कमा लोगे। अनप्लान्ड, अनऑर्गेनाइज रहेगी तो हमेशा परेशान रहोगे। लापरवाही, केयरलेस, डिसिप्लिन नहीं है चीजें तो हमेशा परेशान रहोगे। आपका 1 करोड़ का भी पैकेज होगा, आप 2-3 महीने अगर 1 करोड़ भी साल का कमाते होंगे, 6 महीने बाद फिर परेशान हो रहे होंगे, कर्जा मांग रहे होंगे। कई लोगों को आपने सराउंडिंग में देखा होगा कि ठीक ठाक अर्न कर रहे हैं, हमेशा पैसे से परेशान है। मैनेजमेंट नहीं है चीजों का, अच्छा अर्न कर रहे हैं तो भी स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा। प्लान करना बहुत जरूरी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना। तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा जानता हूँ या कम जानता हूँ। पॉइंट ये है कि जो मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने सीखा, वो मुझे पास ऑन करना चाहिए। किसी को समझ आए तो ठीक, फॉलो करना हो करे, नहीं करना हो नहीं करे। पर मेरी ड्यूटी है कि मैं बताऊं, अगर 2-4 लोगों को बेनिफिट होता हो तो बेनिफिट होना चाहिए। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है जिन चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, खासकर सोशल मीडिया और यूट्यूब बहुत टाइम आपका खा जाता है। और समय देना चाहिए पढ़ने पर, ओरिजिनली पढ़ने पर। यूथ को मैं देख रहा हूँ पढ़ नहीं रहा है। जो बच्चे मेहनती हैं, लेबोरिस, वो तो पढ़ रहे हैं, पर काफी क्राउड ऐसा है जो डिस्ट्रैक्शन में उलझा हुआ है, पढ़ नहीं रहा है। थोड़ी सी तैयारी शुरू करते हैं, सर मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, नर्वस हो रहा हूँ, किस तरह की क्वेरी करेंगे, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गई, और यूट्यूब में जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको मसाला मिलता है, इस तरह की चीजें वो क्लास में चलाते हैं। टीचर के ये काम है, टीचर को करना चाहिए। तो टीचर, एंकर और जोकर अंतर है तीनों में, ठीक। इस तरह की चीजों पर चर्चा होती है। या जैसे मैं आपको बता रहा था, डिप्रेशन में चले गए, नर्वस हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। आप ओरिजिनली पढ़िए, बहुत जल्दी शॉर्टकट सक्सेस चक्कर मत भागिए, समय लगता है उसमें, रातों रात कोई चीज नहीं होती, ठीक। लर्न जब होंगे, सीखे हुए होंगे चीजों को, वेल लर्न मैनर में चीजों को सीखेंगे तो और बेटर करेंगे। कोई किसी दूसरे के शॉर्टकट पे आप एक्सपेरिमेंट करने बैठोगे, मुंह के बल गिरोगे। खुद के एक्सपीरियंस लेने के बाद शॉर्टकट काम आता है, बिना एक्सपीरियंस के शॉर्टकट के पीछे भागोगे, मुंह के बल गिर जाओगे। तो सबसे पहले पढ़ना मत छोड़ो। जिस भी चीज के बारे में आपको उतरना है, जिस फील्ड में उतरना है, जॉब भी लग जाए, फाइनेंस पढ़ सकते हो, बड़े बड़े लोगों की जर्नी पढ़ सकते हो। पढ़ना मत छोड़ो, पढ़ना छोड़ दोगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। पढ़ना नहीं छोड़ना है। और आप सोशल मीडिया पे जिसको फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, क्या पता वो पर्सन ही अपना प्रोपेगेंडा चला रहा हो, तो भी नहीं सीख पाएंगे। ओरिजिनली खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो आरआरबी का मैंने बता ही दिया। और जो कुछ आगे के लिए, तो आगे की बात है, अभी तो नहीं, आगे कभी डिस्कस करेंगे ये सब। फाइनेंशियल लिटरेसी भी कुछ वीडियो तो यूट्यूब पे मेरे पड़े भी होंगे, सर्च करोगे सौरभ नाम से आ जाएगा। थोड़ा बहुत जो मैंने ओवरव्यू बताया था, और आज के समय की जरूरत है ये, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो गई बात। बाकी किसी का कुछ क्वेरी होगा तो मुझे बता दीजिएगा यूट्यूब के कमेंट में, या आरोहन ऐप पर जो चैट बॉक्स है। मेल आईडी मैंने दे रखी है, सुबह ही बताया था, फिर बता रहा हूं। saurabh.gs4all @gmail.com। कोई क्वेरी हो उस पर ही भेज सकते हैं, saurabh.gs4all @gmail.com। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।